हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 22 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स आर्ग्यूड दैट मराठा रूल इन जनरल एंड शिवाजी इन पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेड अर्ली नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस इन इंडिया। निम्न में से किस विचारक का यह तर्क था कि आमतौर पर मराठा शासन तथा विशेष रूप से शिवाजी ने भारत में आरंभिक राष्ट्रवादी चेतना का प्रतिनिधित्व किया? ए. एमजी रानाडे, बी. पंडिता रामबाई, सी. गोपाल कृष्ण गोखले या डी. बिपिन चंद्र पाल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, आपको ध्यान होगा इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड की थी। और इसके साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल टीचर भी थे। यह क्वेश्चन भी आ जाता है कि गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर कौन थे, तो आंसर इसका होता है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये दो चीजें भी आपको याद रखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? ए. 1906, बी. 1908, सी. 1913 या डी. 1917। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1908। 1906 में तो इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। अरेस्ट 1908 के अंदर हुए थे। 1908 के अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने जो ऑब्लिगेटरी पास था एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर इंडियंस, वो इन्होंने कैरी करने से मना कर दिया था, क्योंकि ये कहते थे कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। तो इसलिए गांधी जी को फिर यहां पे इस चीज के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी अरेस्ट हुए, बाद में नेगोशिएशंस हुए गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस के बाद इन्हें रिलीज कर दिया गया। लेकिन जब ये रिलीज हुए तो इनके एक कंपैट्रियट ने ये कहा कि आपने हमारे इंडियन कॉज को बिट्रे किया है, और इसलिए फिर इनके साथ हाथापाई की। इनको काफी बुरी तरह से चोटें भी आई गांधी जी को उसके अंदर। In the 19th century, the system of making advances by European planters to Indian cultivators was specific to which of the following? 19वीं शताब्दी में यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा भारतीय किसानों को दी जाने वाली अग्रिम राशि की प्रणाली विशेष रूप से निम्न में से किस फसल के लिए थी? ए. टी, चाय, बी. इंडिगो एंड रबर, नील तथा रबड़, सी. जूट या डी. इंडिगो एंड ओपियम, नील तथा अफीम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो एंड ओपियम, नील तथा अफीम। तो ये इंडिगो और ओपियम की यूरोप के अंदर काफी ज्यादा डिमांड थी, तो इसलिए ये यूरोपियन प्लांटर्स कई बार इनको, अपने जो फार्मर्स हैं, इनको कोर्स करते थे कि ये इन दो क्रॉप्स को प्लांट करें। Who among the following from the first cabinet of independent India was responsible for mass religious conversion? स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में से बड़े धार्मिक परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार था? ए. डॉक्टर एसपी मुखर्जी, बी. डॉक्टर जॉन मथाई, सी. सरदार बलदेव सिंह या डी. डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सबको पता होगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज्म अपना लिया था, यह बात अपने सबको पता है। तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर अराइवल इन इंडिया। निम्नलिखित को भारत में उनके आगमन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ए. डच, बी. फ्रेंच, सी. पोर्चुगीज या डी. इंग्लिश। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज, इनको अपने अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसका अपने देखें, सबसे पहले आए थे आपके पोर्चुगीज, 1498 वास्को ड गामा आए थे। इसके बाद अपने आए थे डच, ठीक है, डच आपके आए थे 1605 में। फिर आपके आए थे इंग्लिश 1608 के अंदर, और सबसे लास्ट में आए थे आपके फ्रेंच 1674 के अंदर। तो सी ए डी बी अपना ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर है, सी ए डी बी। ठीक है, यहां पे आप डेट्स देख भी सकते हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब नेक्स्ट, महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे मिली थी?
ए ट्यूरो, बी रस्किन, सी कन्फ्यूशियस या डी टॉल्स्टॉय। आपको मैंने बताया था ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। इन तीनों से महात्मा गांधी को काफी प्रेरणा मिली थी। रस्किन की अनटू द लास्ट, टॉल्स्टॉय की द किंगडम इज विद इन यू, एंड जो ट्यूरो थे इनके जो एसेज थे ऑन सिविल डिसोबीडियंस, उससे इन्हें इंस्पिरेशन मिली थी। तो आपका करेक्ट आंसर भी ए हो गया, ट्यूरो। ठीक है, ट्यूरो कौन थे? ये अमेरिकन ट्रांसडेंटलिस्ट थे और इन्होंने अपना एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या नाम था? रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट, सिविल डिसओबीडियंस। ये इनका ऐसे था जो कि 1849 में पब्लिश हुआ था। इस ऐसे से गांधी जी काफी इंस्पायर हुए थे। इस ऐसे के अंदर ट्यूरो ने ये आर्ग्यू किया था कि इंडिविजुअल्स को, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मतलब कि इनके ऊपर एट्रोसिटीज को नहीं करने देना चाहिए, चुपचाप नहीं सहना चाहिए ये सारी सारी एट्रोसिटीज, और उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, इनजस्टिस के अगेंस्ट। ठीक है, और ये जो ट्यूरो थे, ही वॉज मूव्ड बाय हिज डिसगस्ट विद स्लेवरी। जो स्लेवरी जो थी उससे ये बहुत नापसंद करते थे, और दूसरा ये अमेरिकन मैक्सिकन वॉर, ये दो चीजें इन्हें नापसंद थी। इससे ये इनसे बहुत ज्यादा मोटिवेट थे इस चीज के लिखने के लिए, ट्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Nehru-Liaquat Pact between India and Pakistan was signed in 1950 to resolve the issue of। किस समस्या के समाधान के लिए 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? देखिए, अब नेहरू लियाकत पैक्ट कब साइन किया गया था, ये ईयर चलिए क्वेश्चन में दे रखा है, वरना ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ये 1950 के अंदर किया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है कि कब साइन हुआ था नेहरू लियाकत पैक्ट, देन द ईयर इज 1950। तो इसका देखें अब ऑप्शंस, ए द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शेयरिंग, बी द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, सी द एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, या डी द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये जो नेहरू लियाकत पैक्ट, ये बायलेटरल ट्रीटी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच के अंदर, जिसके अंदर ये एग्री किया गया था कि रिफ्यूजीज हैं, इन्हें एक बार वापस आने का अलाउ किया जाएगा, ताकि ये जो इनकी प्रॉपर्टी है इनको ये बेच के उसका कुछ कर सके, निपटारा कर सके अपनी प्रॉपर्टीज का। और इसके साथ साथ ये भी एग्री किया गया कि जो औरतें इस पार्टीशन के ड्यूरिंग राइट्स में एबडक्ट हुई थी और जो प्रॉपर्टी जो लूटी गई थी वो सारी सारी वापस कर दी जाएंगी। जो भी सारे फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स हुए थे उन्हें अनरिकॉग्नाइज किया जाएगा और माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जाएंगे। द बैंडंग कॉन्फ्रेंस वॉज अ मेजर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ। बैंडुंग सम्मेलन किसके इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था? ए द नॉन अलाइंड मूवमेंट, बी इंडो चाइनीज रिलेशनशिप, सी यूएस वियतनाम वॉर, या डी क्रिएशन ऑफ एशियन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट। जो अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, इसके लिए ये मेजर एक माइलस्टोन रहा था बैंडंग कॉन्फ्रेंस। ये किस चीज की कॉन्फ्रेंस थी? तो ये जो न्यूली जो ये इंडिपेंडेंट जो हुई थी एशियन और अफ्रीकन जो कंट्रीज, उनकी ये कॉन्फ्रेंस थी। कब हुई थी? ये 1955 के अंदर हुई थी। ईयर भी आपको याद रखना है, कल को क्वेश्चन बन सकता है। ये बैंडंग कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर में हुई थी? तो आंसर होगा 1955। तो इसने ये था, इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम था कि ये प्रमोट करना अफ्रो एशियन इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉपरेशन है, इसको प्रमोट करना, और ये कॉलोनियलिज्म है, इसको ये ओपोज करना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। द यूनाइटेड इंडियन आर्मी वॉज क्रिएटेड इन 1895। संयुक्त भारतीय सेना का गठन 1895 में किया गया था। बी द यूनाइटेड इंडियन आर्मी वॉज क्रिएटेड आफ्टर द म्यूटिनी ऑफ 1857 इन 1858। संयुक्त भारतीय सेना का गठन 1857 में विद्रोह के बाद 1858 में किया गया था। The presidency armies were abolished in 1807। प्रेसिडेंसी सेनाओं को 1807 में समाप्त कर दिया गया था। या डी द यूनाइटेड इंडियन आर्मी वॉज क्रिएटेड इन 1757। संयुक्त सेना का गठन 1757 में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 8, द यूनाइटेड इंडियन आर्मी वॉज क्रिएटेड इन 1895। आपके 1895 में ये जो प्रेसिडेंसी आर्मीज हैं इनको एबॉलिश कर दिया गया था।
ठीक है, ये नहीं रही थी और ये आपकी यूनाइटेड इंडिया आर्मी फिर क्रिएट कर दी गई थी 1895 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सितंबर 20, 1932 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ इन यरवदा जेल अगेंस्ट। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किसके विरुद्ध शुरू किया? ए, ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ द सत्याग्रही, सत्याग्रहियों का ब्रिटिश दमन। बी, वायोलेशन ऑफ द गांधी अरविंद पैक्ट, गांधी अरविंद संधि का उल्लंघन। सी, कम्युनल अवार्ड ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड, रामसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। या डी, कम्युनल राइट्स इन कलकत्ता, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे। तो इसका करेक्ट आंसर अपन सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी है, रामसे मैकडोनाल्ड वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो ये रामसे मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड था जिसके अंदर ये रिजर्व्ड इलेक्टोरेट्स, इन्होंने यहां तक कि डिप्रेस्ड जो कास्ट थी हिंदुइज्म की उन तक ये इन्होंने एक्सटेंड किया था। तो इससे थ्रेट हो गई थी कि अपना जो हिंदूज के अंदर राइटिंग की और हिंदूज के डिसइंटीग्रेशन की, तो इस चीज को अपोज किया महात्मा गांधी ने और इसके अगेंस्ट फिर गांधी जी ने यरवदा जेल के अंदर अपना स्टार्ट किया फास्ट एंड विच एंडेड इन पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट के अंदर ये खत्म हुआ गांधी जी का फास्ट। गांधी जी ने फास्ट किया ताकि जो अपर कास्ट हैं, जो ये डिप्रेस्ड क्लासेस को टेंपल एंट्री स्टार्ट करें और इनके इक्वल ट्रीटमेंट दें। तो गांधी जी के फास्ट का बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया और उसके बाद आपका पूना पैक्ट हुआ था। तो ये जो रामसे मैकडोनाल्ड थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जो कम्युनल अवार्ड दिया था तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने ये फास्ट किया था। ठीक है। द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज ओरिजिनली फाउंडेड बाय। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूल रूप से किसके द्वारा की गई थी? ए, सरोजिनी नायडू, बी, एच.पी. ब्लावत्स्की, सी, सिस्टर निवेदिता या डी, एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर ये अपने पहले भी कर चुके हैं, इसके बारे में काफी। थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड किया था एच.पी. ब्लावत्स्की, कर्नल हेनरी स्टील ऑलकट, विलियम क्वेन जज और कई अदर्स जो थे। ऑलकट इसके सोसाइटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए थे और 1907 अपनी डेथ तक ये इसके प्रेसिडेंट रहे थे। ये फाउंड कब हुई थी? 1875 में। ठीक है। In 1939, for the first time, Gandhiji tried out his specific techniques of controlled mass struggle in a native state. He allowed a close associate of his to lead a satyagraha. Who was he? 1939 में पहली बार गांधी जी ने अपने राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष की अपनी विशिष्ट तकनीकियों का उपयोग किया। उन्होंने अपने एक करीबी सहयोगी को सत्याग्रह का नेतृत्व करने की अनुमति दी। वह कौन थे? ए, के.टी. भाष्यम इन मैसूर, बी, जमनालाल बजाज इन जयपुर, सी, वल्लभ भाई पटेल इन राजकोट या डी, नेबा कृष्ण चौधरी इन धेकना। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है तो इतना तो आपको पता होगा कि गांधी जी कहां से थे? गुजरात से। गुजरात में कौन सी जगह इनमें से आपको देखेंगे? राजकोट गुजरात के अंदर पड़ती है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मोस्टली क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? सी ही होगा, और तो कोई हो नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते थे। ऑप्शन है सी, वल्लभ भाई पटेल इन राजकोट। तो ये राजकोट के अंदर गांधी जी ने भी एक फास्ट किया था 1939 के अंदर, और गांधी जी ने ये फास्ट किया था। इसके बाद फास्ट के बाद जो गांधी जी की डिमांड्स थी वो मीट भी कर दी गई थी, वो पूरी मान ली गई थी। लेकिन उसके बाद भी गांधी जी ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि गांधी जी के अकॉर्डिंग ये उनका फास्ट था, ये फ्लॉड था, इट वॉज एन एक्ट ऑफ कोर्सन, ये प्रिंसिपल्ड फास्ट नहीं था। इसलिए गांधी जी ने वो डिमांड्स मानने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनके उसूलों के अगेंस्ट था। और सॉरी, डिमांड्स क्या, वो जो डिमांड्स मांगी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जो चीजें इन्हें मिली गांधी जी को। और उन्होंने फास्ट के लिए बाद में अपोलोजाइज भी कर लिया गांधी जी ने। Who among the following was not associated with the foundation of the All India Trade Union Congress? निम्न में से कौन अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना से नहीं जुड़े हुए थे? ए, वीवी गिरी, बी, एन.एम. जोशी, सी, लाजपत राय या डी, जोसेफ बैटिस्टा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, वीवी गिरी। तो आपके
AITUC किसने फाउंड की थी? तो वो थे आपके लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी, NM जोशी, दीवान चमन लाल और जोसेफ बैप्टिस्टा। तो आपके वीवी गिरी जो थे ये आपके 1969 के अंदर आपके प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, 1969 के अंदर क्या हुआ था, इंदिरा गांधी वर्सेस जो कांग्रेस पार्टी के जो ओल्ड गार्ड थे, इन दोनों के बीच के अंदर झगड़ा चल रहा था अपनी सुप्रीमेसी के लिए। तो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे एन संजीवा रेड्डी, और जो उनके ओपोजिशन में खड़े हुए वीवी गिरी, उन्हें जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने सपोर्ट कर दिया था। तो आपके उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा कि आपको वोट करना है अपने पार्टी लाइन पे नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज पे। तो ये ऐसा इलेक्शन था जिसके अंदर पहली जो इनिशियल काउंटिंग होती है उसके अंदर कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बना था। आपको रन ऑफ काउंटिंग जो होती है उसके अंदर वो ये प्रेसिडेंट बने थे 1969 में वीवी गिरी, उसमें इन्होंने एन संजीवा रेड्डी को हरा दिया था। बाद में आपके एन संजीवा रेड्डी 1977 जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी तब प्रेसिडेंट शायद बने थे एन संजीवा। तो ये चीजें भी आप थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं कि कौन अपने ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये जो रन ऑफ काउंटिंग के अंदर बने थे प्रेसिडेंट, तो आपका आंसर होएगा वीवी गिरी। किसको हराया था? एन संजीवा रेड्डी को हराया था। एन संजीवा रेड्डी कब बने थे? 1977 में। वीवी गिरी कब बने थे? 1969 में। तो ये कुछ एक बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टाइम एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी who broke off from him and launched a radical movement called self respect movement. Who was he? कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे एक व्यक्ति जो अलग हो गए और उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन नामक एक कट्टरपंथी नहीं, काफी मतलब रेडिकल का इसने गलत ट्रांसलेशन कर दिया, जो एक बहुत ही रेडिकल, बहुत ही क्रांतिकारी कह सकते हैं, कट्टरपंथी नहीं क्रांतिकारी आएगा, क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। तो वह कौन थे? ए पी त्यागराज शेट्टी, बी छत्रपति महाराज, सी ईवी रामस्वामी नायकर या डी ज्योतिराव गोविंदराव फुले। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ईवी रामस्वामी नायकर, जिन्हें कि हम पेरियार भी कहते हैं। जो ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था, ये क्या मूवमेंट था कि ये जो भी अपने बैकवर्ड कास्ट जो मानी जाती थी उन्हें जो इक्वल राइट्स देने के लिए ये एक मूवमेंट चलाया था, ताकि ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट का एक जीवन जी सकें और ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसके खत्म किया जा सके। ये फाउंड किया गया था एस रामनाथन ने 1925 के अंदर किया था, और जो पेरियार हैं ये आपके ईवी रामस्वामी नायकर, इनको इनवाइट किया कि ये इस मूवमेंट को हेड करें तमिलनाडु के अंदर। ये था अपने ये ब्राह्मणिज्म जो था उसके अगेंस्ट ये इनकी फाइट थी, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ रिएक्शन टू रॉलेट एक्ट विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज नेशनल ह्यूमिलिएशन डे। रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में से किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था, किस दिन को? तो ये आपका था, देखें, ए 14 जून 1921, बी 6 अप्रैल 1919, सी 2 फरवरी 1913 या डी 8 मई 1920। अब अपने सबको पता है कि रोलेट एक्ट आया 1919 के अंदर था, तो बाकी आपको ये फर्स्ट डेट्स तो देखने की जरूरत ही नहीं है, आप इन ईयर्स के बेसिस पर ही बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट होएगा, 6 अप्रैल 1919। और वैसे मैं ये आपको कई बार बता चुका हूं, गांधी जी ने ये सत्याग्रह वीक रखा था 6 अप्रैल 1919 से जो स्टार्ट हुआ था, और इसीलिए 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने जो दांडी जो था वहां पे सॉल्ट जो लॉ वो ब्रेक करने का डिसाइड किया था, टू पे होमेज टू द मार्टियर्स ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर। The first attempt to introduce a representative and popular element in the governance of India was made through। भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका देखें ऑप्शंस, ए आपका है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको अपने किस नाम से जानते हैं? इसको अपने जानते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी। तो ये जो रिफॉर्म्स थे ये था कि एक लिमिटेड इंक्रीज हो जाए इन्वॉल्वमेंट इंडियंस का इन गवर्नेंस, ठीक है।
Who was the first Indian to receive the Ramon Magsaysay Award for his contribution to community leadership? सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए बाबा आमटे, बी आचार्य विनोबा भावे, सी वर्गीज कुरियन या डी रवीश कुमार। देखिए ये जो रवीश कुमार हैं ये आपके एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं और इनको रिसेंटली जो रेमन मैगसेसे अवार्ड विच इज नोन एज द एशियाज नोबेल प्राइज इन्हें मिला था जर्नलिज्म के लिए, रवीश कुमार को। जो ये रवीश कुमार को अभी मिला और ये रेमन मैगसेसे अवार्ड किसके ये याद के अंदर रखा गया है? तो ये जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे रेमन मैगसेसे उनकी याद में रखा गया, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी आचार्य विनोबा भावे। इन्हें मिला था 1958 के अंदर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप। ठीक है, अच्छा फर्स्ट इंडियन जिन्हें की जर्नलिज्म के लिए अवार्ड मिला था ये थे अमिताभ चौधरी, ये नाम अभी आपको याद रखना है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का पहला प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922, बी रोलट सत्याग्रह ऑफ 1919, सी अहमदाबाद स्ट्राइक ऑफ 1918 या डी बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह तो आपको पता है सरदार पटेल का था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी उसके अंदर था। इसके अंदर जैसे कि आपको ध्यान है जो लेबरर्स की साइड थे अनासुया साराभाई और जो इनके आपके मिल जो ओनर से उनकी साइड थे आपके अंबालाल साराभाई। ये दोनों भाई बहन थे, अंबालाल साराभाई और अनासुया साराभाई। अंबालाल साराभाई आपको ध्यान होगा कि ये जो अपने डॉक्टर विक्रम साराभाई उनके फादर हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं डिटेल्स। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको पहले बताई जा चुकी हैं, तो आई होप इनको रीट्रेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉलोड द, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के बाद हुआ था? ए डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाय द कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद, बी पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन, सी डिक्लेरेशन ऑफ होम रूल बाय एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल की घोषणा, या डी दांडी मार्च। तो आपने देखें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी? आपको ध्यान है लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी जो अध्यक्षता के अंडर जो किया था 1929-1930 के अंदर जो ये हुआ था लाहौर सेशन। रावी नदी के किनारे नेहरू जी ने झंडा भी फहराया था, ये भी सारी डिटेल्स आपको बता चुका हूं। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय, सती प्रथा को किसने बंद किया था? तो इसका करेक्ट देखें ऑप्शंस, ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने कौन से ईयर में किया था? ये किया था 1829 के अंदर किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे बैन सती को। तो ईयर भी आपके पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में सती बैन हुई थी, तो ये हुई थी 1829 के अंदर सती बैन हुई थी आपके बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा रेगुलेशन कौन सा था? बंगाल सती रेगुलेशन। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। लाला लाजपत राय वॉज असॉल्टेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग, लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों के द्वारा किस चीज के दौरान, कौन से जो आंदोलन के दौरान हमला किया गया था? तो ए द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के विरोध के प्रदर्शन के दौरान, बी द सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के दौरान, सी आपका है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या डी आपका द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। आपको ध्यान है साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने लाहौर के अंदर किया था और वहां पे पुलिस की लाठी इनके सिर पे लग गई थी जिससे इनके गंभीर चोट आई थी और कुछ टाइम बाद इनकी 1928 के अंदर डेथ भी हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की डेथ एवेंज करने के लिए भगत सिंह औरों ने सब इंस्पेक्टर सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। और बात यहां पे इंटरेस्टिंग ये है कि सब इंस्पेक्टर सॉन्डर्स का वो ऑर्डर नहीं था, इन्होंने आइडेंटिटी मिस्टेकन थी, इन्होंने किसी और का मर्डर करना था।
बट बाय मिस्टेक इन्होंने सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया था और इसी मर्डर केस में भगत सिंह को फांसी हुई थी। ठीक है। द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू। साइमन कमीशन का गठन किसकी समीक्षा के लिए किया गया था? ए, लेजिस्लेचर्स इन इंडिया, भारत में विधायिका के लिए। बी, फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, भविष्य में सुधारों के भारत की उपयुक्तता देखने के लिए। सी, द पोजीशन ऑफ द वायसरॉय, वायसरॉय की स्थिति देखने के लिए। या डी, अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, भारत के संविधान के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भविष्य में सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता देखने के लिए इसका गठन किया गया था साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन आपको ध्यान है 1928 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किसकी चेयरमैनशिप? सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप। तो ये सारी डिटेल्स में बता चुका हूं कि इनके साथ क्लीमेंट एटली भी आए थे, जो कि अपने इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर भी थे 1947 के अंदर। आई होप ये सारी बताने की जरूरत नहीं होगी। Next question. Which of the following forms of struggle thrown up during the course of Swadeshi movement met with greatest success? स्वदेशी आंदोलन के दौरान शुरू किए गए निम्न में से किस प्रकार के संघर्ष को भारी सफलता मिली थी? ए, डेवलपमेंट ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रीज, स्वदेशी उद्योगों का विकास। बी, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सी, डिसोबेइंग ऑफ अनजस्ट लॉज, अनुचित कानूनों की अवज्ञा। या डी, बॉयकॉट ऑफ द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार था, इसको सबसे अपार सफलता मिली थी। और इसने इनकी जो अंग्रेजों की जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था, उसकी यहाँ पे कमर तोड़ने में इसने काफी योगदान दिया था। और इसी वजह से कहा जाता है कि चरखे ने आपको आजादी दिलाने में भारी सहयोग दिया। और दूसरी चीज जो हमें जिसने आजादी दिलाई वो थी नमक, क्योंकि सॉल्ट जो सत्याग्रह था, जो नमक सत्याग्रह था, उसने आम भारतीय को इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा था। तो नमक और चरखे ने आपको आजादी दिलाई थी इस प्रकार। इन विच ईयर द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड? किस वर्ष में जो डैनिश ईस्ट इंडियन कंपनी का गठन किया गया था? तो ये देखें, ए 1614, बी 1615, सी 1616 या डी 1617। ये तो बहुत ही पास ऑप्शंस हैं। तो ये तो अगर आपको एक्यूरेट पता होगा तो ही आप बता सकते हैं, इसमें तो कोई कॉमन सेंस भी नहीं लगा सकते। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1616। तो 1616 के अंदर डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पे इन्होंने बनाई थी? ये बनाई थी ट्रैंक्वेबार, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कहां पे ये इन्होंने एस्टेब्लिश की थी 1616 में? तो ये तमिलनाडु के ट्रैंक्वेबार के अंदर की थी। ठीक है। व्हाइट म्यूटिनी ऑफ द यूरोपियन सोल्जर्स वॉज स्टेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। यूरोपीय सैनिकों के द्वारा श्वेत विद्रोह किस काल में, किसके काल में किया गया था? कौन से जो आपके वाइसरॉय कौन थे आपके? तो उस टाइम आपके देखें, ए रिपन, बी मायो, सी डलहौजी या डी कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वाइसरॉय आपके कैनिंग। ये आपका जो हुआ था व्हाइट म्यूटिनी, ये अपने जो इंडिया का जो रेबिलियन हुआ था 1857 का, उसके बाद में ये हुआ था। उसका जो ये फलस्वरूप ये था, ये भी रेबिलियन हुआ था, व्हाइट म्यूटिनी, एक यूरोपियन फोर्सेस का। Which of the following systems of land settlement adopted by the British provided more protection to the interests of the farmer? अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भूमि निपटान की निम्नलिखित में से किस प्रणाली में किसानों के हितों के अधिक सुरक्षा प्रदान की गई थी? ए परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल का स्थायी समझौता। बी रियतवारी सिस्टम ऑफ मद्रास, मद्रास के रियतवारी समझौता। सी जमींदारी सेटलमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट्स, केंद्रीय राज्यों का जमींदारी समझौता। या डी माल गुजरी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जो माल गुजरी जो भू राजस्व संयुक्त राज्य की स्थापना वो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। जो मद्रास का रेतवाड़ी सिस्टम आपको ध्यान है, जो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो थे, इन्होंने आपके जो
ब्राह्मल डिस्ट्रिक्ट है वहां से स्टार्ट किया था, जिसके अंदर क्या था कि गवर्नमेंट डायरेक्टली पीजेंट्स के साथ डील करती थी, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करती थी और पीजेंट्स को ये फ्रीडम दी कि वो नया लैंड ले सकते हैं या पुराना वाला छोड़ सकते हैं कल्टीवेशन के लिए, और पीजेंट्स को उन्हीं इसी लैंड पे जो था वो एसेस किया जाता, उतना ही लैंड जिसको कि वो कल्टीवेट कर रहे थे उसी का। ठीक है। इन विच ईयर वॉज सत्यार्थ प्रकाश पब्लिश्ड? सत्यार्थ प्रकाश को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? ए 1876, बी 1875, सी 1877 या डी 1874? इसमें भी ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, तो आपको अगर एक्यूरेट आंसर पता है तो ही आप इसका आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी 1875। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये इनके जो मेजर स्कॉलरी वर्क्स में से एक गिना जाता है, और इस बुक को इन्होंने फिर रिवाइज किया था 1882 के अंदर। लिखी कब थी? 1875 के अंदर। ठीक है। इन 1872 लॉर्ड मायो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज असैसिनेटेड इन। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां कर दी गई थी? ए पोर्ट ब्लेयर, बी ड्यू, सी दिल्ली या डी कोलकाता? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर के अंदर। जब ये पोर्ट ब्लेयर में ये जा रहे थे वहां पे इंस्पेक्शन के लिए, तो वहां पे असैसिनेट कर दिया था शेर अली अफरीदी, जो वहां पे एक कन्विक्ट था। इसने चाकू लेके लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी वहां पे। राजा राम मोहन रॉय वॉज सपोर्टर ऑफ। राजा राम मोहन राय किस चीज के समर्थक थे? ए विडो रीमैरिज, बी सती, सी चाइल्ड मैरिज या डी नन ऑफ द अबव? अब आपको पता है चाइल्ड मैरिज और सती का तो इन्होंने विरोध किया था, तो आपका आंसर अगर कोई हो सकता है तो वो ए ही हो सकता है, विडो रीमैरिज या नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर है ए विडो रीमैरिज। जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस भी कहा जाता है, और इन्हें राजा की जो उपाधि थी ये किसने दी थी? अकबर द्वितीय, जो कि मुगल राजा था, उसने दी थी। और इन्हें जाना जाता है कि जो एबॉलिश करने के लिए इनके एफर्ट्स थे सती और चाइल्ड मैरिज, ये जो कुरीतियां थी दो, इनको ये एबॉलिश करने में इन्होंने काफी एफर्ट्स लगाए थे, और विडो रीमैरिज इन्होंने प्रमोट की थी। Who was the architect of north and south blocks of the Central Secretariat of Delhi? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के वास्तुकार कौन थे? ए सर एडवर्ड लुटियंस, बी हर्बर्ट बेकर्स, सी रॉबर्ट टोरटसल या डी एंटोनिन रेमंड? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सर एडवर्ड लुटियंस। जो ये एडवर्ड लुटियंस थे, ये अपने इंग्लिश आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एडॉप्ट किया था। इन्होंने दिल्ली के जो बिल्ड करने के अंदर डिजाइन करने में बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था, और सर हर्बर्ट बेकर्स के साथ मिलकर इन्होंने इंडिया गेट को भी डिजाइन किया था। साथ ही साथ जो सर एडवर्ड लुटियंस है, इन्होंने वाइसरॉयज हाउस भी डिजाइन किया था, जो कि अब आपका राष्ट्रपति भवन है। गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताएं। ए फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का गठन। बी फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग का गठन। सी फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का गठन। या डी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो अपने देखें, इसके अंदर सबसे पहले आपका हुआ था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो फॉर्म हुई थी आपकी। तो आपका सबसे पहला आता है ऑप्शन नंबर डी। ये कब हुई थी? 1885 के अंदर, लॉर्ड डफरिन के टाइम में। फिर आपका आता है मुस्लिम लीग आपकी एस्टेब्लिश, तो आपका होएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पॉइंटर भी नहीं मिलता जल्दी से। ये है आपका 1906। फिर आपका इसके बाद में आया था फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के अंदर। फिर आपका हुआ था फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसको बाद में रीनेम कर दिया गया था हरिजन सेवक संघ गांधी जी की। तो ये आपका है DACB। तो ये DACB आपके हैं ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो डेट्स मैंने आपको बताई थी वो सारी सारी।
Which of the following treaties brought an end to the independent existence of पेशवा बाजीराव सेकंड? निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? ए द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, बी कन्वेंशन ऑफ वडगांव, सी द ट्रीटी ऑफ बसाइन या डी द ट्रीटी ऑफ सालबाई? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, द ट्रीटी ऑफ बसाइन। जो ये ट्रीटी ऑफ बसाएं जो थी ये आपके 1802 में साइन की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच में। ईयर आपको याद रखना है 1802 के अंदर। कौन से बैटल के बाद? बैटल ऑफ पूना के बाद। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ पूना के बाद और 1802 के अंदर। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम ऑफ स्वराज पार्टी वॉज, अच्छा एक और चीज, ये ट्रीटीज के बारे में, ट्रीटीज का भी क्वेश्चन मैं आपके मिसलेनियस के अंदर कवर कर लूंगा, तो उस चीज की आप चिंता मत कीजिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एम ऑफ स्वराज पार्टी वॉज टू, स्वराज पार्टी का लक्ष्य क्या था? ए लॉन्च अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के विरुद्ध एक असहयोग आंदोलन शुरू करना। बी एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन ऑर्डर टू रैक द लेजिस्लेचर्स फ्रॉम विद इन, विधायिका को भीतर से तोड़ने के लिए चुनाव लड़कर विधान परिषद में प्रवेश करना। सी बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। या डी एडॉप्ट स्वदेशी इन पीस ऑफ गुड्स ऑन अ वास्ट स्केल, कपड़ों के थान में बड़े पैमाने पर स्वदेशी अपनाना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन ऑर्डर टू रैक द लेजिस्लेचर्स फ्रॉम विद इन, विधायिका को भीतर से तोड़ने के लिए चुनाव लड़कर विधान परिषदों में प्रवेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू, 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके साथ हुए अन्याय के विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? ए टर्की, बी इजिप्ट, सी अफगानिस्तान या डी इराक? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टर्की। टर्की के अंदर जैसे आपको पता है ये खलीफा था, खलीफा कौन सा? ऑटोमन जो सल्तनत थी उसकी अथॉरिटी प्रिजर्व की जाए एज द कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के खलीफा के रूप में, किसके? ऑटोमन एम्पायर के जो ये ब्रेकअप है उसके बाद में। ठीक है, तो वो आपका जो टर्की का जो था ना लीडर, वहां का खलीफा जो होता था वो इसका ये मानते थे कि हमारा मेन जो इस्लाम का जो खलीफा है वो है, तो उसकी अथॉरिटी को प्रिजर्व करने के लिए ये खिलाफत आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था। Why did the non-cooperation movement evoke poor response in Maharashtra and Karnataka? असहयोग आंदोलन को महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में खराब प्रतिक्रिया क्यों मिली थी? ए द अपर कास्ट ओपोज द एंटी अनटचेबिलिटी कंटेंट ऑफ द मूवमेंट, उच्च जातियों ने आंदोलन को आंदोलन के अस्पृश्यता विरोधी विचार का विरोध किया था। डी द कैपिटलिस्ट्स इन दीज एरियाज ओपोज द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, इन क्षेत्रों के पूंजीवादी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के विरोध में थे। सी द पॉपुलराइजेशन ऑफ चरखास वाज नॉट सक्सेसफुल इन दीज टेरिटरीज, इन प्रदेशों में चरखों की जो लोकप्रियता सफल नहीं हुई। या डी द कांग्रेस वॉज नॉट पॉपुलर इन दीज टेरिटरीज, इन प्रदेशों में कांग्रेस की लोकप्रियता नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो आपके अपर कास्ट थे उन्हें ये एंटी अनटचेबिलिटी जो ये था गांधी जी का कैंपेन वो पसंद नहीं आया था, और गांधी जी स्टार्टिंग से एंटी अनटचेबिलिटी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा द फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी वॉज बॉर्न ऑन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? ए 13 जनवरी 1912, बी 26 अगस्त 1910, सी 2 फरवरी 1913 या डी 15 मई 1907? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 26 अगस्त 1910। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, आजकल इतनी डेप्थ में पूछ रहे हैं, यही मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल दिया था कि ये आ रहा है कि मदर टेरेसा का ईयर ऑफ बर्थ क्या था। ईयर ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, ये भी नहीं पूछा कि कौन से ईयर के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। हद तो ये है। तो मदर टेरेसा जो थी ये 1910 के अंदर कहां? स्कोपजे, जो कि आज नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल है, वहां पे इनका बर्थ हुआ था। एंड शी वाज अ क्रिश्चियन मिशनरी, ये मिशनरी थी, अल्बेनियन इंडियन रोमन कैथोलिक नन थी ये। ठीक है,
और इन्होंने फाउंड की थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इन्होंने ये लेप्रोसी और के अंदर काफी काम किया था, लेप्रोसी रिडन पेशेंट्स और के लिए कैलकाटा के अंदर काफी काम किया था। इन्हें कई सारे ऑनर्स मिले, इनमें से कौन कौन से थे? 1962 के अंदर इन्हें रेमन मैगसेसे से पीस प्राइज मिला था, ये याद रखनी है डेट, कब मिला था? 1962। नोबेल प्राइज मिला था 1979 के अंदर, नोबेल पीस, और इनका कैनोनाइजेशन हुआ था 2016 के अंदर। ये डेट्स मदर टेरेसा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, डेथ इनकी हुई थी 1997 के अंदर, ये भी आपको याद रखनी है। फुल स्टेट ऑनर्स के साथ यहाँ पे इनका जो फाइनल राइट्स जो कैरी आउट की गई थी मदर टेरेसा की। तो ये जो 5 डेट्स, इनकी डेट ऑफ बर्थ 1910 के अंदर, आपके डेथ इनकी 1997 के अंदर, इनको रेमन मैगसेसे अवार्ड मिला 1962 के अंदर, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला 1979 के अंदर, और इनका कैनोनाइजेशन हुआ 2016 के अंदर। ये जो 5 डेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखनी है। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज लेड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बाय, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्राप्त में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ए. सेवा सिंह ठीकरीवाला, बी. डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी, सी. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, या डी. खान अब्दुल गफार खान। अब देखिए बात फ्रंटियर की होगी, सीमांत की होगी, तो फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी ने ही किया होगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो आप दिमाग लगा के कर सकते हैं। ये आपके थे खान अब्दुल गफार खान। हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसने लिखा था? ए. मोहम्मद इकबाल, बी. बिस्मिल, सी. भगत सिंह, या डी. फिराक गोरखपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी. बिस्मिल, और ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था, लिखा था बिस्मिल अजीमबादी पटना के, इन्होंने 1921 में ये लिखा था। और जो ये राम प्रसाद बिस्मिल है, इन्होंने जो फ्रीडम की जो अपनी जो वॉर क्राई के तरह अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, इसको पॉपुलराइज कर दिया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाय, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ए. सरदार पटेल, बी. महात्मा गांधी, सी. दादा भाई नौरोजी, या डी. मदन मोहन मालवीय। तो ये सबको पता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इसमें जिन्होंने अपनी वेल्थ ड्रेन थ्योरी एक्सप्लेन की थी, लिखी कौन से साल में थी? 1901 के अंदर। ये डेट भी आप याद रख लीजिएगा। हु वॉज द टाउन प्लानर ऑफ चंडीगढ़? चंडीगढ़ के नगर योजनाकार कौन थे? ए. एडवर्ड लुटियंस, बी. चार्ल्स कोरेरा, सी. ली कार्बोजियर, या डी. क्रिस्टोफर रन। तो देखिए लुटियंस तो आपके दिल्ली के थे, आपके चंडीगढ़ के थे ले कार्बोजियर। जो ली कार्बोजियर थे ये स्विच फ्रेंच आर्किटेक्ट, डिजाइनर, पेंटर, अर्बन प्लानर, राइटर और एक थे, और वन ऑफ द पायनियर्स जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उन्हें कहा जाता है। इन्होंने मास्टर प्लान बनाया था चंडीगढ़ का, और यहाँ पे कई सारी बिल्डिंग्स, स्पेशली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उनको इन्होंने डिजाइन किया था। और 2016 में इनके जो 17 प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने 7 कंट्रीज के अंदर बनाए थे, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। तो ये काफी सिग्निफिकेंट बात है। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज दैट हैड बीन अपॉइंटेड इन सेवरल प्रोविंसेस इन 1937 रिजाइंड इन नवंबर 1939 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। कांग्रेसी मंत्री, ये मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज, ये मिनिस्ट्री को मंत्री कर दिया, गलत है। जो मंत्रालय जो कि कई प्रांतों में नियुक्त किए गए थे 1937 में, कि उन्होंने जो नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया था, वो किस लिए दिया था? ए. ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, अंग्रेजों की दमनकारी नीति, बी. रिफ्यूजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, भारत को आजादी देने से ब्रिटिश सरकार के इंकार के विरोध पे, सी. इंटरफेरेंस ऑफ द वायसरॉय एंड द गवर्नर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में वायसरॉय तथा गवर्नरों का हस्तक्षेप, या डी. पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परामर्श के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उस टाइम आपके वायसरॉय थे लिनलिथगो, ठीक है, आपको याद रखना है, ये वायसरॉय था लिनलिथगो। Who from the following leaders was not assassinated? निम्नलिखित नेताओं में से किसकी हत्या नहीं की गई थी?
ए महात्मा गांधी, बी लियाकत अली खान, सी मोहम्मद अली जिन्ना या डी लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना की ट्यूबरक्यूलोसिस से डेथ हुई थी, बाकी तीनों का एसेसिनेशन हुआ था। लियाकत अली खान का मैंने आपको बताया हुआ है, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। महात्मा गांधी अपने फादर ऑफ द नेशन, इनके एसेसिनेशन किया था टेररिस्ट नाथुराम गॉडसे ने। और डी आपके लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, इनका आई गेस आयरलैंड के अंदर एसेसिनेशन हुआ था। Who of the following was not a member of the interim government established in 1946? निम्न में से कौन 1946 में गठित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? ए जगजीवन राम, बी डॉक्टर जॉन मथाई, सी अच्युत पटवर्धन या डी सरदार बलदेव सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी अच्युत पटवर्धन। जगजीवन राम जो आपके थे, जिन्हें बाबूजी कहते हैं, वो आपके लेबर मिनिस्टर थे। डॉक्टर जॉन मथाई आपके थे जिनके पास था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और सप्लाईज। और सरदार बलदेव सिंह के पास था आपका डिफेंस। अच्छा, डॉक्टर जॉन मथाई आपको ध्यान होगा इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट रेल बजट ये किसने दिया था? डॉक्टर जॉन मथाई ने इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट रेल बजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नॉन एज। भारत सरकार का अधिनियम 1919 किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, सी रेगुलेटिंग एक्ट या डी पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स थे, इनके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। ठीक है, ये दो फीचर्स आपको याद रखना है। एक तो कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, उसके दो हाउसेस होंगे, ये डिसाइड किया गया था। एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये दो हाउसेस होंगे। दूसरा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, उनके अंदर ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम या डायरकी जो थी, जो द्वैध जो शासन था, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इन रिफॉर्म्स ने। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, इनके फीचर्स। क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से आपके जो रिफॉर्म्स थे, कौन से एक्ट से आपके ड्यूल गवर्नमेंट या डायरकी प्रोविंसेस के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। तो वो था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। या किस एक्ट से आपके ये सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके दो हाउसेस कर दिए थे। तो ये आपका ये आंसर होएगा। Who said, if it was proved to me that untouchability is an essential part of Hinduism, I, for one, would declare myself an open rebel against Hinduism itself. किसने कहा था, यदि मेरे सामने साबित हो गया कि यह अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक अनिवार्य भाग है, तो मैं स्वयं खुद को हिंदू धर्म का खुला विद्रोही घोषित कर दूंगा। कौन था इतना अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, आप बताइए। तो देखिए, करेक्ट आंसर आपके डॉक्टर बी आर अंबेडकर नहीं है, महात्मा फुले भी नहीं है। एक ही फिर ऑप्शन बचता है जिन्होंने अनटचेबिलिटी का इतना भयंकर विरोध किया होगा, वो है आपके महात्मा गांधी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, Who among the following visited गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? गांधी जी को साउथ अफ्रीका में निम्नलिखित में से किसने अपने ये मुलाकात की थी गांधी जी से? तो ये देखें, ए बाल गंगाधर तिलक, बी वल्लभ भाई पटेल, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। ये 1912 के अंदर गांधी जी से मिले थे। ठीक है, Which one of the following pairs is not correctly matched? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए लाला लाजपत राय, नेशनल स्कूल एट लाहौर, करेक्ट। बी बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज सभा, ये गलत है, आपको पता है, ये महात्मा ज्योतिराव फुले ने की थी। दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा। अच्छा, ये सत्याग्रह आश्रम ये वर्धा के पास जो सेवाग्राम जो विलेज है, वहां पे सत्याग्रह आश्रम गांधी जी के कहने पे जमनालाल बजाज ने एस्टैब्लिश किया था सेवाग्राम के अंदर। इंटरेस्टिंगली वर्धा से सेवाग्राम जाने के लिए कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जाते थे, तो उन्हें जाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती थी। तो उसके लिए आई गेस जीडी बिरला या जमनालाल बजाज में से किन्हीं ने एक पुरानी फोर्ड की गाड़ी कहीं से ले ली और उन्हें की बैल जो होते थे अपने ऑक्शन,
उसे खींचते थे, उस गाड़ी से आना जाना होता था। तो क्योंकि वो पुरानी फोर्ड की गाड़ी थी जिसे कि ऑक्स खींचते थे, तो उसका गाड़ी का नाम रख दिया गया था ऑक्सफोर्ड। ये सही बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऑक्सफोर्ड उस गाड़ी का नाम रखा गया था। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल? विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सिरिल रैडक्लिफ? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन चेयरमैन थे, और इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन पार्टीशन काउंसिल में किया था सरदार पटेल ने। सरदार पटेल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इंडियन लीडर्स में ये सबसे पहले थे जिन्होंने पार्टीशन के लिए हां भरी थी, और गांधी जी ने एंड तक हां नहीं भरी थी, तो गांधी जी ने पार्टीशन प्रोसेस का पार्ट बनने से मना कर दिया था बिल्कुल ही, इसलिए सरदार पटेल ने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया था। वेयर डिड द डच सेटअप देयर फैक्ट्री इन बंगाल? डचों ने बंगाल में अपने कारखाने की स्थापना कहां की थी? ए चिंसुरा, बी मसूलीपट्टनम, सी हुगली या डी कैलकाटा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चिंसुरा। ये चिंसुरा में की थी इन्होंने 1656 के अंदर। ठीक है, ये भी आप ईयर को भी आप याद रख लीजिए, 1656 में की थी इन्होंने। अच्छा, ये आपसे अगर आए क्वेश्चन की फैक्ट्री, यहां पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन बंगाल, यहां पे आप मसूलीपट्टनम जो है ना, आंसर मत दे देना, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। मसूलीपट्टनम ने इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी एस्टेब्लिश की थी, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है पहली फैक्ट्री जो इन्होंने फैक्ट्री अपनी बंगाल में कहां एस्टेब्लिश की थी, तो वो है चिंसुरा के अंदर। ठीक है, मसूलीपट्टनम आपके आंध्र प्रदेश में है, बंगाल में नहीं है, तो आंसर गलत हो जाता आपका। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाय? सबसे पहले पाकिस्तान के निर्माण की कल्पना किसने की थी? ए मोहम्मद इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी चौधरी रहमत अली या डी आगा खान? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। जिन्ना और इकबाल नहीं है, ये आपके हैं चौधरी रहमत अली। इन्होंने दिया था सबसे पहले आइडिया, और स्टार्टिंग में जिन्ना ने उस आइडिया को बेतुका कह दिया था। बाद में जिन्ना को खुद को फायदा दिखने लगा इस आइडिया में, तो इस आइडिया को मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम दंगे भी करवा दिए थे। आपको ध्यान होगा डायरेक्ट एक्शन डे। तो ये जो चौधरी रहमत अली, इसने ये जो लॉ स्टूडेंट था एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये आइडिया लेके आया था 1933 के अंदर कि ये सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम्स के लिए, जिसका नाम इसने दिया था पाकिस्तान। तो इसको कहा जाता है कि ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। तो चलिए, इसके साथ ही अपने 50 क्वेश्चंस भी खत्म हो गए, और आज की क्लास अपनी यहीं पे खत्म होती है। कल भी हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे इसको, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को। आई होप आज की क्लास में भी आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।